अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वफाक और सिंध के जो मामला हैं उनमें कुछ तनाव देखा जा रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने कराची जा रहे हैं। ग्रीन लाइन BRT मंसूबा ये 22 किलोमीटर तवील है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इफ्तिताह के बाद कुछ रोज़ आजमाशी तौर पर बसें चलाई जाएंगी। ये कराची के शहरियों के लिए और जो ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर हालात हैं वो उस तनाजुर में अच्छी खबर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आज इस मंसूबे का दौरा भी किया। इस मौके पर मीडिया के साथ गुफ्तगू में दोनों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की और कहा कि क्या आइन में कोई रुकावट है कि सिंध हुकूमत बसें नहीं खरीद सकती। वफाकी वजीर असद उमर ने नून लीग पर भी तनकीद की और कहा कि जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त तक कोई काम इस मंसूबे का मुकम्मल नहीं था और बसें खरीदने का ऑर्डर तक नहीं दिया गया था। सिंध हुकूमत पर एक तो वफाकी वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से तनकीद है तो दूसरा सिंध में अपोजिशन जमातें बल्दियाती बिल के खिलाफ भी इकट्ठी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक को आड़े हाथों लिया और कहा कि वज़ीर आज़म किसी भी कानून के हवाले से मुशावरत नहीं करते। एक तो बल्दियात के कानून के हवाले से सिंध हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तरमीम पेश न की जाए तो कैसे बिल में शामिल कर लेते। उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर सिंध से कहा जो एतराजात हैं वो लिख कर भेजें तो बिल वापस ले लूंगा। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची आ रहे हैं तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यह भी बताया कि महंगाई पर पीपल्स पार्टी कराची में एहतजाज करने जा रही है जिसमें वो भी शामिल होंगे। हमने वो एनी पर्सन की शर्त हटा दी, अब उसको मेंबर काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग आइन के आर्टिकल को रखते हुए हमने ये डाल दिया इसमें। वो मुझे ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, ये तो पता नहीं कर लेंगे, घोड़े गधे घोड़े आपकी तरफ होंगे। हमें तो कोई डर नहीं था। 2013 में भी शो ऑफ हैंड्स था तो हमने उसको भी वापस कर दिया है कि ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से होगा जो डिफरेंट इलेक्शंस। उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की। गवर्नर साहब ने पहले दिन ही कह दिया ये तो मैं वापस करूंगा। जिस तरीके से इस फेडरल गवर्नमेंट ने मईशत के साथ खेला है, जो तबाही लाई है, इस पे बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ, खासतौर पे पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ धरने दे रही है। दूसरी तरफ ग्रीन लाइन मंसूबे के मामले पर नून लीग भी मैदान में आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इफ्तिताह से पहले आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कराची के इलाके निजामाबाद में इस ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मौजूद रेंजर्स ने मुस्लिम लीगी कायदीन को ग्रीन लाइन के पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत रेंजर्स से पुलिस वाला काम ले रही है। इसके बाद दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने कराची की मईशत का पहिया दोबारा चलाया। ग्रीन लाइन मंसूबा हमने शुरू किया, मौजूदा हुकूमत ने इस मंसूबे पर कोई काम नहीं किया। ये मंसूबा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, इसलिए इसके साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए रेंजर से भी पुलिस वाला काम ले रही है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई है तो ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ले किया जा चुका था। इन्होंने 3.25 साल उस पे लगाए। आज जिस चीज का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने कराची के अंदर जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी आपको आज 100 रुपए के ऊपर दे रहा है। जो 30 रुपए का आटा मिलता था आज 70 रुपए का दे रहा है। पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को इसने गरीब कर दिया है। साथ ही साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात भी लगा रहे हैं। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के बाद ऐसा लगता है ये दरारें और गहरी होती जा रही हैं। रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान पर आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रद्दमल देते हुए कहा कि उनका नवाज शरीफ के बारे में यह बयान अफसोसनाक है, हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने साबिक सदर आसिफ जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इससे पहले क्या बात की थी जिस पर यह रद्दमल आया, ये जरा सुन लीजिए। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं।
जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच गए हैं, जहां वो तंजीमी ओहदेदारों के साथ मुलाकातें करेंगे। आने वाले दिनों में इन दोनों जमातों के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें अब एक दूसरे से नबर्द आजमा है। खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई जो बयानबाजी और इस तनाव की क्या वजह है, विफाक और सिंध के मामलात में बिगाड़ क्यों है और कौन इसका जिम्मेदार है, और ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक की तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से अहम बयान दिया कि दुनिया दोबारा कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका और चीन के दरमियान किसी ब्लॉक और सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकें। ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से जमहूरियत पर मुनक्किद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत ना करने का फैसला किया है। ये जो खारजा पॉलिसी तरजीहात हैं उनको भी शामिल बहस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, इत्तलात और नशरियात के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ होंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। और कादर खान बंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी आज के इस बहस में शरीक होंगे। पहले ज़रा फ़ारूक हबीब साहब से और मैं जावेद अब्बासी साहब अभी क्योंकि साथ हैं तो इनसे ज़रा मैं चाहता हूँ, ये ग्रीन लाइन मनसूबे और वज़ीर-ए-आज़म का कल दौरा है और कल जो है वो दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध भी जो है वो एहतजाज पे जा रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये अब दो फ्रंट्स आप लोगों के खुले हैं। एक तो आज ये पहले वैसे मंसूबे वाली जो थोड़ी सी वजाहत करें, ये आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये जो नून लीग ने आज अलामती इफ्तिताह किया है ग्रीन लाइन मंसूबे का, और उनका कहना है कि आपका कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला सिंध कल एहतजाज में जा रहे हैं। देखें, बात ये है कि वज़ीर आला सिंध के ऊपर चले, मैं जरा बाद में आता हूँ, जरा पहले मैं PMLN को देख लो। देखें, आप बुनियादी तौर के ऊपर इनके लिए वैसे ये सदमा है, ये एक ट्रॉमा है इनके लिए। इनको ये लगता है कि ये आज भी इक़्तिदार में ही है। अब मामला ये है कि ये ऐसे मंसूबे, जिन मंसूबों को ये खटाई के अंदर छोड़ के चले गए, और 5 साल जो है ये कराची की आवाम को सवाए झूठे वादों के, तसल्लियों के कुछ ना दे सके। हमने आते साथ जो है वो अपने 3 साल के अंदर अपनी तरजीहात को जो है वो दुरुस्त किया। आज वो ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि खटाई के अंदर पड़ा हुआ था, जो सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान लड़ाई का बायस बना हुआ था, ना सिर्फ हमने उसका रूट मुकम्मल किया, बल्कि हमने पैसे खर्च करके जो है उसकी बसेस को भी मंगवाया। उसको चलाने के लिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम पूरा चाहिए, उस निज़ाम को भी जो है वो हम लेकर आए। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कराची की आवाम के लिए मास ट्रांजिट का एक तोहफा है। ये अब बात ना वादों के अंदर है, ना दावों के अंदर है, बल्कि ये ऑन ग्राउंड उनकी अपनी बसेस का ख्वाब पूरा हो चुका। वजीर आला सिंध किस बात से एहतजाज में जा रहे हैं, वो किस बात पे हड़ताल पे जा रहे हैं? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि कराची के अंदर जो मौजूदा 13 साल से इनकी हुकूमत है, जो मौजूदा का ट्रांसपोर्ट का निजाम है, आप वो देख, वो माहौलियात के लिए भी बाइसे खतरा। मगर फारूक भाई, ये जो नून लीग का दावा है कि ये हमारे मंसूबे हैं, आप लोग तख्तियां लगा रहे हैं, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मंसूबों पर जो है वो तख्तियां लगा रहे हैं और ये मंसूबा बहुत हद तक हम मुकम्मल करके जो है वो चले गए थे, तो आप सिर्फ इसका क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, देखें, बात ये है कि अगर मंसूबा इन्होंने मुकम्मल किया था, उस मंसूबे को ये चला लेते। आप मुझे बताएं कि ये आके कहते हैं जी हमारे मंसूबों का, तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो महंगे बिजली घर लगा के गए हैं, ये जो IPPs के साथ महंगे मायदे करके गए हैं, जो 45% इम्पोर्टेड तेल के ऊपर लगा के गए हैं, जो ये 1300 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में देना है, बिजली लो या ना लो, ये उसका भी आगे क्रेडिट लेना, उसकी भी जिम्मेदारी आगे लें। बुनियादी तौर के ऊपर इनके पास 5 साल का अरसा था, उस 5 साल में इन्होंने क्या किया? आज कराची के नाले वफाक साफ कर रहा है, कराची की सड़कें वफाक बना रहा है, सर्कुलर रेलवे वफाक चला रहा है, कराची फ्रेट कॉरिडोर वफाक बना रहा है, K4 का मंसूबा जो कि 13 मिलियन गैलन का जो पानी चाहिए कराची के लोगों को,
वो मंसूबा खटाई में पड़ा हुआ, तो वो वफाक बना रहा है। वफाक ने वापडा को दिया, वापडा ने कंसल्टेंट हायर कर दिया है, कंसल्टेंट ने उसका बिल्कुल PC1 तैयार, टेंडर स्टेज के ऊपर जाने के लिए तैयार है, जिसको इंशाल्लाह हम रोल आउट करेंगे। हम अपनी हुकूमत की मुद्दत में कराची के अवाम को पीने के साफ पानी का तोहफा भी K4 की शक्ल में जो है वो देके जाएंगे। कराची के लोगों से तो इन्होंने सिर्फ टैक्स ही लिया, पीपल्स पार्टी ने, बदले में दिया क्या है? नून लीग वाले जो हैं ये अभी भी सदमे में, इनसे सदमे में मैं हज़ारे हमदर्दी कर सकता हूँ। चले, मैं ये जरा अब्बासी साहब से पूछता हूँ। अब्बासी साहब, 3-3.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए, ये अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो नून जो है समझती है कि ये मंसूबा वो मुकम्मल करके गए थे, और अगर ये अच्छी बात है कि कराची के शहरियों को जो है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत मिल रही है, लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बहुत ही अच्छा होता, और अभी भी वक्त है कि, और आपके लोग हर जगह मौजूद हैं, आप अपने जो आप एक्सप्रेस के वहाँ ब्यूरो चीफ हूँ या आपके कोई और साथी जो वहाँ मौजूद होंगे आज की तकरीब में भी और वहाँ के रहने वाले, उनसे आप पूछ लेते कि ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था, कब मुकम्मल हुआ था, क्या क्या इसकी पोजिशन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई है तो एक कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाती है। मुझे बड़े दुख की बात है कि फरक हबीब साहब ने हमारे ऊपर इल्जाम की, बोतान की उछाड़ कर दी है, लेकिन ये बताने में मेहरबानी करके पसंद करेंगे कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट बताएं जिसको इन्होंने शुरू किया और उसको मुकम्मल किया हो। कोई मोटरवे इन्होंने बनाई हो, कोई डैम्स के पैसे जो अवाम के और एक जज साहब को मिलाकर इन्होंने लिए थे, जो उसकी खुर्द बुर्द अरबों रुपए में है, उसका हिसाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई ये बाकी जो मेट्रोस हमने बनाई थी, एक पेशावर की बनाई थी, तभी आप उसने BRT का हाल आपने देख लिया। ये मुस्लिम लीग नून का तोहफा था कराची के शहरियों के लिए। अब चूंकि ये मुकम्मल हो गया, इन्होंने 2.5-3 साल में एक मेहरबानी जरूर किया कराची के लोगों से कि जो उस वक्त फौरी तौर पर बसें चलानी चाहिए थी, उनको सहूलत देनी चाहिए थी, इन्होंने सिर्फ इसलिए डिले किया है कि लोगों की तवज्जो से ये हट जाए और आखिर में हम बसें डालकर इसका क्रेडिट ले लें। ये हुकूमतें क्रेडिट के चक्करों में नहीं पड़नी चाहिए। आपको लगता है ये इन्होंने ये जो 3-3.5 साल की बात करें, ये इंटेंशनल डिले था इनका? पूरी तरह की हुकूमत, ये मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी अगर आप इसको कहें तो वो लफ्ज इनके लिए जरूर होगा कि ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की है कराची के शहरियों के लिए। आज रहमान अज़हर साहब आपने कई प्रोग्राम किए, कराची से जो इनके MNA जीत के आए थे वो बार बार और इनके इत्तेहादीज़ कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफा कराची आकर हमारे साथ वादा किया है, हमें कहा है हम आपको पैकेज देंगे, उन्होंने कहा है कि हम कराची की हालत बदलेंगे, हम कराची का कूड़ा करकट ये वो उठाएं। उन्होंने कहा एक काम के लिए एक पैसा अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आज माना है असद उमर साहब ने, उन्होंने ये मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था। अब मेहरबानी करके इन्होंने पाकिस्तान को गुर्बत में धकेल दिया है। आज जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफें हैं, जो महंगाई है, जो डॉलर आज मेरे ख्याल 180 को क्रॉस कर गए, और मेहरबानी करके इस मुल्क के लोगों पर रहम करें, इस मुल्क के लोगों पर आसान करें। वो 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमें ताने देने से ये मुल्क ठीक नहीं होगा। जी। अच्छा, मैं अब्बास साहब, ये कादिर मंदोखेल साहब भी अब हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कादिर मंदोखेल साहब, तहरीक इंसाफ वफाक है, जाहिर बात है, कल वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, वो इस मंसूबे का क्रेडिट भी लेते हैं, मुस्लिम लीग नून भी क्रेडिट लेती है। तो आपके ख्याल में ये क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? PTI को जाता है या जो है वो PMLN को जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची के टोटल 7 अजला है। 7 अजला में सिर्फ एक जिले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक रोड है, ये समझे। 7 अजला में एक डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक रोड है, ये नंबर 1 बात। ये कराची न केले, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आधे लोगों को सहूलत तो हो सकती है, मगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं, बाकी 6 जिले तो मेरू में। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 80-85% ये मुकम्मल हुआ, और PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में बकाया 15% मुकम्मल बोल रहे। जब अभी स्टार्ट होगा तो पता चलेगा और क्या क्या खामियाबी है BRT की तरह। दूसरी बात यह कि अगर ऐसी ही मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी इफ्तिताह करने लगे तो फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटम बम दिए,
तो बटन मियां नवाज शरीफ ने क्यों दबाया? वो तो बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ जरदारी साहब को बटन दबाना चाहिए। फिर उसके बाद सी पैक जो है ना, आसिफ अली जरदारी साहब ने 9 दौरे चाइना किए, इस पूरे काम को कंप्लीट किया है। तो फिर क्रेडिट मौजूदा हुकूमत या पिछला हुकूमत क्यों ले रहे? तो बिलावल भुट्टो साहब को करना चाहिए। अच्छा। और उसके अलावा मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने ये एक जिले का 7 जिलों में से एक जिले का आधा रोड बना है अनकंप्लीट। दूसरी हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने 15% उसको मुकम्मल किए। तो कौन सा कमाल किए? एक ने अधूरा छोड़ा, दूसरे ने 15% किया। वाह वाह जी कराची को। कहां गए कराची? आप ये कह रहे हैं ना उनका कमाल है 162। आप ये कह रहे हैं ना उनका कमाल है, मैं कहता हूं 162। भाई क्या आप मुझे बताओ, 7 जिलों में एक जिले का रोड है जो एक गुरुर है, यानी नागन चुरगी से लेके ये मज़ार कै तक जा रहा है। आगे जो पूरा जो सदर एरिया है, जो रश एरिया है, बिजनेस एरिया है, वहां तक रक्षा में जाएंगे या बाइकिया में जाएंगे या टांगे में जाएंगे लोग। दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताओ तो कि पीपल्स पार्टी ने जो काम की है, या रोडों के हवाले से, या अंडरपासेस के हवाले से, या हॉस्पिटल के हवाले से, यहाँ ट्रामा सेंटर के हवाले से, या किडनी सेंटर के हवाले से, या थर्म एयरपोर्ट के हवाले से, आरओ प्लांट के हवाले से 1000 मनसूबे आपको बता सकता हूं। तो ये भाई इनसे पूछो, आपकी 29 एमपी और 13 एमएनए ने आपने ये कमाल दिखाया कि 15% मुकम्मल करके। और फिर मुस्लिम लीग नून ने भी एक अजीब कमाल कर दी है कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान के तारीख में ये इफ्तिताह करे, एक नया शोशा छोड़ दिए इफ्तिताह करने। भाई आप कौन है इफ्तिताह करने वाले? फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का एटम बम का इफ्तिताह, वो बटन क्यों दबाया आपने? फिर उसके बाद स्पीकर के क्यों किया? सवाल ये है, आपका पॉइंट तो वैलिड है। मेरा क्या, नून लीग के पास सारे कुछ करने मिलकर के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते। अच्छा और भाई जरा, अच्छा चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, दे देना। 7 जिलों में एक जिले को रोड दे दिया, बड़ा क्रेडिट है। जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं जरा फारूक हबीब साहब से और जावेद अब्बास साहब से पूछता हूँ, सारे मिलकर ही क्रेडिट ले लें, मेरा ख्याल है कराची के लिए तो अच्छा होगा। एक ब्रेक के बाद जरा इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो सिंध हुकूमत पर दोनों हवालों से तनकीद हो रही है, एक तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा है, लेकिन दूसरा बल्दियाती बिल का भी मामला है। कादर बंदोखेल साहब जरा पहले इस पर जरा कमेंट कर दीजिए, ये क्योंकि पहले सेगमेंट में इस पर बात नहीं हो सकी। आज वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने गवर्नर सिंध का भी जो है वो जिक्र किया। क्या एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं हो सकती? और आपको तो अभी इस बिल की हर तरफ से जो है वो मुखालफत हो रही है, जो सिंध की जमातें हैं, बाकी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। देखिए, पहले जब बिल से पहले पीपल्स पार्टी, हमारे सईद गनी साहब ने, नासिर शाह साहब ने बाकायदा इनको दावत दी है, इनकी बाकायदा तजावीज़ आ गई है उस बिल के हवाले से, और वो तजावीज़ भी रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद उनमें से मुमकिन है कि 10 तजावीज़ में से 5 लिए होंगे या 8 लिए होंगे या 2 लिए होंगे। तो उसके बाद जब असम्बली में आता है बिल, तो उसके ऊपर डिबेट होता है कि नहीं जी, हमारी ये 8 तजावीज़ 10 तजावीज़ से आपने 5 लिए, 5 क्यों नहीं लिए? तो ये तरीका होता है जमहूरी। अब बिल जब वो असम्बली में आ गया और आपने फौरन शोर शराबा कर दिया, आपने सुननी बाइकाट कर दिया इसके। दूसरी बात ये कि ये वही बिल है जो टाउन सिस्टम है, जिससे जमात इस्लामी के नियामतुल्लाह खान साहब 4 साल सिटी नाजिम बन चुका है। अच्छा। और इसी बिल के तहत, टाउन नाजिम के तहत, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो एमक्यूएम के नाजिम थे, 4 साल गुजार चुके हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट निज़ाम में ये एमक्यूएम का वसीम अख्तर साहब 6 महीने पहले 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 1 बात। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें जब आपको नजर आ रही है, फिर भी मैंने दावत दी है, टॉक शो में, मुख्तलिफ चैनल में हमने बात की है। मेरे साथ पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एग्री किया है कि बिल्कुल हम आपके साथ बैठने की। मैंने नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब के सामने टाइम फिक्स किया है, और क्या अगले दिन 3 बजे हमने मिलना था, उसके ऊपर डिस्कशन करना था। और फिर जाके फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि नहीं जी, वो हमें इस तरह नहीं करे, हमने मशवरत की, आप हमें लिख के इन्विटेशन दो। भाई आपको बिठा रहे हैं साथ में, लिख के उसके इन्विटेशन क्या होता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं।
एमक्यूएम ने हाँ की है, उसके बाद एमक्यूएम ने टेलीफोन उठाना शुरू किए। मैंने मैसेज भी किए कंवर इदरी साहब को कि भाई आपने कमिटमेंट की, आपने किया, मगर कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आप मुझे बताओ कि ना आप बैठने को तैयार हो, ना आप सुनने को तैयार हो, और आप इसी बिल के तहत आप हुक्मरानी कर चुके हो, और फिर आप आपको लग रहा है कि इस पर आपके पास पॉलिटिक्स, इस पर जो है वो सियासत हो रही है। मगर मैं फारूक हबीब साहब, ये पीपल्स पार्टी कल एहतजाज भी कर रही है, और ये अभी अब से कुछ देर पहले जो बिजली के निर्खों में इजाफे की खबर आई, उस पर भी जो है वो उन्होंने कहा कि हम कल पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज करेंगे। अब वफाकी हुकूमत, और मैंने क्योंकि वज़ीर आला सिंध का भी जिक्र किया, वो पेट्रोल के हवाले से महंगाई पर जो है वो एहतजाज करें, तो ये पीपल्स पार्टी के इस एहतजाज को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस महंगाई का जिम्मेदार भी कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की पिछले 13 साल से सिंध में हुकूमत है। ये एहतजाज ना करें, ये गराह फरोशों को पकड़ें, जखीरा अंदोजों को पकड़ें, टैंकर माफिया को पकड़ें, चाइना कटिंग वाले कब्जा ग्रुपों को पकड़ें, जिनको इन्होंने परवान चढ़ाया हुआ है, जो इनकी नाक के तले जो है वो सिंध के किसान का भी एहतसाल कर रहे हैं, कराची की आवाम का भी एहतसाल कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इनकी नाअहली की। आप ये देखें कि पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में बिक रहा है, कराची में वही 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में बिक रहा है। ये इनकी हुकूमत की वहां पर अहलियत है, क्योंकि इनका ध्यान जो है वो लूटमार की तरफ है, जाली अकाउंट्स की तरफ है, लांचों के जरिए पैसा बाहर भेजने की तरफ है, आवाम को रिलीफ देने की तरफ नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि 13 साल से इनकी हुकूमत है, वजीर आला किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? वो आवाम को रिलीफ देने के अंदर नाकाम हो चुके हैं। आप बुनियादी तौर पर देखें कि 16 लाख बोरी इनकी चोरी हो जाती है, 13 अरब रुपए की गंदम जो है वो गायब हो जाए। ये कहते हैं चूहे आ गए। ये कौन से जो है वो चूहे हैं जिनका पेट ही नहीं भरता? आप जो है वो लोगों को रिलीफ वक्त के ऊपर इन्होंने गंदम रिलीज नहीं की, वक्त पर शुगर मिले इन्होंने नहीं चलाई, सारा यूरिया माफिया जो है वो कीमतें बढ़ाने के लिए एक सिंध के अंदर बैठा हुआ है, ना इनकी हुकूमत काम करती है। इसके अलावा आप देखें कि पानी चोरी करते हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े सियासी असर रसूख वाले इनके वडेरे हैं, वो डायरेक्ट आउटलेट से लेते हैं कैनाल से। सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद लोगों को जो है वो उनका एहतसाल किया गया, इल्जाम ये वफाक के ऊपर लगाते हैं। ये इनकी अपनी नाअहलियां हैं। अपनी नाअहलियों के बावजूद सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज का राज है, और ये अवाम को डिलीवर करने के अंदर बुरी तरीके से जो है वो नाकाम हुए हैं। 2000 अरब रुपया एनएफसी के बदले में वफाक ने इनको दिया है। उस पैसे का हिसाब दें कहाँ पे खर्च किया है, वो पैसा कहीं लगा नजर नहीं आता। अच्छा, मगर ये जो वफाक और सूबे की जो रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप, अब्बासी साहब, ये होनी चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके दरमियान आपस में बड़ा सलूक होता था, इकट्ठे बैठते थे, अब उनमें भी ऐसा लगता है बहुत दूरियां हो गई हैं। वो मैंने इब्तदाई में आसिफ अली जरदारी साहब के बयान का और फिर आज जो शहबाज शरीफ का उस पर रद्द-ए-अमल आया है उसका भी हवाला दिया। लेकिन जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात है, उसमें क्या आप पीपल्स पार्टी की तायीद करते हैं, या आप वक्त जो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है आप उससे मुत्तफिक हैं? आप किस तरह से देखते हैं सर, जब ये बहस चल ही रही है? तो देखिए, ये फैसला सिंध की आवाम ने करना है, सिंध के लोगों ने करना है कि किस जमात ने वहां ज्यादा बेहतरी की है। तहरीक इंसाफ के पिछले 3 सालों में जो हुकूमत आई है, क्या है इसने वहां को बेहतरी की है? क्या सिंध के अंदर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाए हैं? क्या उन्होंने कराची की बेहतरी की है? या बिलअमूम उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जिस तरह हालात में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं वही भी सिंध में भी है? तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के हिस्से में तो कुछ नहीं जाता। पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, सूबाई हुकूमत का एक अपना मैंडेट है, भारत में फैसला वहाँ की हवा बेहतर कर सकते हैं। ये सवाल आपका बड़ा ठीक है कि अब चूंकि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, सियासी जमातों ने सर क्या हुआ है सर? उसी पे मैं आ रहा था, मैं तो उसी पे जवाब ही वही दे रहा था आपको। मैंने कहा जाहिर हम सियासी जमातें हैं, हमने एक दूसरे का मुकाबला पहले भी किया है, अब भी एक दूसरे का मुकाबला आया करेंगे। पंजाब चूंकि ट्रेडिशनली काफी मजबूत गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, हमें बड़ी अक्सरियत वहां रही है, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पूरा हक है कि वो पंजाब के अंदर आकर अपनी कैंपेन करें, वो पंजाब के अंदर आकर अपनी कैंडिडेट खड़े हैं। और जाहिर है वो एक दूसरे के खिलाफ जो ये सियासी जंग शुरू होगी, ये सियासी मामला शुरू होंगे, इलेक्शन करीब होगा, फिर वो जो ज्यादा प्यार और मोहब्बत था
वो शायद देखने में ना मिले, बेजार है, एक दूसरे की ऊपर भी तनकीद होगी जब इलेक्शन का माहौल होता है। लेकिन ये हर सियासी जमात को और हर सियासी लीडर को हक है कि वो अपनी जमात को, अपने कारकुनों को उभारने के लिए, अपने कारकुनों के जज्बात को ऊपर करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, देनी चाहिए। बेहतर यही है कि हम ऐसे इल्जाम एक दूसरे पर ना लगाएं कि कल हमें एक दूसरे के ऊपर शर्मिंदगी हो। लेकिन बहरहाल ये सियासत है, इसमें जब इलेक्शन का माहौल शुरू होता है तो फिर इसको ये जो हदूद है वो मुश्किल होती है बर्दाश्त रखना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा एक नया इलेक्शन की कर रहे हैं, एक इलेक्शन हमने अभी लड़ा है नया। अभी कुछ ही दिन पहले हमारा लाहौर के अंदर मुकाबला हुआ है, तो शायद वो भी माहौल अभी ताजा ताजा था। उस ताजा ताजा माहौल में बयान डाल दिए गए, कुछ ही दिनों बाद फिर हमारा और उनका आपस में एक वर्किंग रिलेशन जो है अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सो आपको ये सियासी कैंपेन जो है वो नजर आ रही। मैं कादिर मंदोखेल साहब से और फारूक हबीब साहब से कैंपेन का हिस्सा है जो अभी लाहौर में इलेक्शन में आ रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक दूसरे पर इल्जामात इन्हें कह लें या एक दूसरे को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या वजह क्या है? अब्बासी साहब का मानना ये था कि ये सियासी कैंपेन का हिस्सा है और क्योंकि इन्हें 133 का अभी इंतखाब हुआ है तो ये शायद उसी की कंटिन्यूएशन में हो रहा है। फारूक हबीब साहब, आपको भी लगता है ये सियासी कैंपेन जो ये बयानबाजी हो रही है ये पॉलिटिकल कैंपेन का ही हिस्सा है या कुछ और मामला है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी इनकी बयानबाजियां हैं ये एक दूसरे के खिलाफ ही ऑपोजिशन काफी है। ये ऑपोजिशन एक दूसरे की ऑपोजिशन है और ये एक दूसरे के खिलाफ ही जो है वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, शॉर्ट मार्च भी करेंगे, क्विक मार्च भी करेंगे। ये मार्चेस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। आपके इल्म में कि इन्होंने जो है वो इस्तीफे लेकर आने से वो इस्तीफे आज तक नहीं आ सके। अब फजल रहमान जो है वो इसी बात से परेशान है। उनका चेहरा जो है वो बुझा बुझा आपको नजर आया पिछले दिनों, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी जो मेंबरान है अरकान असेंबली है वो इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि इनके अपने लोगों ने जो 2 लोगों के इस्तीफे पहुंच गए थे स्पीकर के पास, तो वो स्पीकर के पास इस्तीफे मंजूर करवाने नहीं गए थे। उनमें से एक कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, मरियम सफदर के जेठ थे, वो अपना इस्तीफा मंजूर करवाने नहीं गए थे। तो लिहाजा इस्तीफों की कहानी भी खत्म हो गई। आर पार वाले बुरी तरीके से इधर उधर खबर हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। जो वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे के 133 के इलेक्शन में वोट खरीदते रहे, वीडियोस भी सामने आ गई, एक दूसरे पे इल्जामात भी लगाते रहे। तो ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से लड़ते रहेंगे दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए। वो ये लड़ते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए कादिर भाई या एक जुमला कह दो तो आपको कह रहे कादिर जी कह दे। देखें कि दूसरी तीसरी पोजीशन को तो छोड़े, किस तरह पतली गली से आप भागे हैं लाहौर के इलेक्शन से। कभी ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट के पेपर भी रिजेक्ट हो जाए और कवरी कैंडिडेट भी? वो आपने कमाल किया फारूक हबीब साहब, अपनी जान छुड़ाई है कि अवाम किस तरह आपके साथ सलूक करती है अगर आप इलेक्शन लड़ते तो। अच्छा सर, ये दूसरी कादिर भाई ये दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला हो रहा है, ये पहली पोजीशन के लिए? अभी 6 महीने पहले जहां मैं इस वक्त बैठा हूं NA249 बल्दिया टाउन कराची में, यहां पीटीआई पहले नंबर पे थी 2018 के इलेक्शन में और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो 6ठे नंबर पे आ गई। 6ठे नंबर पे, पूरा पीडीएम दूसरे नंबर पे, अच्छा TLP तीसरे नंबर पे, MKM चौथे नंबर पे और ये 6ठे नंबर पे आ गए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने तो खुद अपने कागजात, ये कोई अक्लमंद आदमी जिसने काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा हो वो मुझे बता दे कि ये जो नॉमिनेशन तायद कुंदा तस्दीक कुंदा होता है वो 4 फॉर्म होता है, ताकि खुदा न खास्ता कोई भाग जाए, कोई प्रेशर में आ जाए, कोई बिक जाए वगैरह वगैरह। तो 4 इसी वजह से कानून है कि 4 ताकि 4 की जोड़ी यानी 8 आदमी चाहिए। इन अक्लमंदों से नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये अपनी शिकस्त के खौफ से इन्होंने खुद ही अपनी मियां बीवी का एक ही बंदा रखा और वो बंदा भी यहाँ का नहीं था। तो भैया आप पीपल्स पार्टी से मांग लेते, हम आपको तायद को तजवीज़ को दे देते। कौन सा आप दूसरे पैसे की बात कर रहे हैं? चले ये तो उनका इशू है। आपका और मुस्लिम लीग नून का क्या इशू है? अच्छा, आपका नून लीग के साथ सर क्या मसला चल रहा है? क्या वो सियासी बयानबाजी है या कुछ और है? हमारा देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको
कि 6 महीने में दोबारा करता हूं मेरा इलेक्शन, जहां रमजान का महीना था, कोविड था और सख्त गर्मी थी, या टर्न आउट था 21%। मुस्लिम लीग नून ने एतराज लगा है कि 21% यानी 16,000 वोट लेने वाला भला क्या एमएनए है। आज उनकी हल्के में 90,000 वोट से 45 पे आ गए और पीपल्स पार्टी जो है ना वो 5,500 से 32,300 पे चली गई है और टर्न आउट जो है ना वो 18% था, 18.5%। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ग्रोथ कर रही है। हम तो जश्न मना रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी वापस आ गई और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो ना उसका अक्स बिलावल भुट्टो में नजर आ रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह पंजाब भी सारा गढ़ होगा जैसा आज सिंध है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में कराची भी होगा। इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने मेरी सीट 33 साल बाद जीती है, 33 ईयर्स बाद। 1988 के बाद पीपल्स पार्टी के हल्के में नुमाइंदा नहीं था। यहाँ 3 साल पीटीआई ने गुजारे, यहाँ 30-35 साल एमकेएम ने गुजारे, मगर पीपल्स पार्टी को 33 साल बाद मौका मिला। तो इसे आप अंदाजा लगा लो कि पीपल्स पार्टी का फिर कश्मीर के इलेक्शन आप देख ले, जहां उनके सख्त दागवी के बावजूद, नोटों के बावजूद, रूल्स के बावजूद पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई। अब आप इसे अंदाजा लगा रहे कि एक तरफ अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ राइट कादर भाई, अब एक तरफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस की बातें हैं। ये जरा एक ब्रेक के बाद इस बहस को जरा रखते हैं और फिर वजीर आजम का ये जो खारजा पॉलिसी के हवाले से बयान है, मैं चाहूंगा इस पर भी मुख्तसर सी बात हो जाए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक और अहम खबर है आज की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी जो है वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये सियासी बयानियों में हमारी खारजा पॉलिसी पर बात होना बड़ा ज़रूरी है, दीगर इशूज़ पर तो बात होती रहती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट सेगमेंट है इसमें हम इस इशू पर जो है वो ज़रूर बात करें कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीहात वाज़ेह और क्या हमारे लिए मुमकिन है। फरूक हबीब साहब, पहले मैं आपका जरा कमेंट इस पर जो है वो चाहता हूँ। ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन भी है, जाहिर बात है, अमेरिका और चीन को लेकर। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बने और तरजीहात हमारी वाज़ेह हैं कि हमने आगे कैसे चलना है? देखिए, पाकिस्तान की तरजीहात जो है वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी वाज़ेह हैं और हर कौम की जो है वो आपके इल्म में हर मुल्क अपने मुफाद को जो है वो मद्देनजर रखता है और चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो हर मुश्किल वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा रहा है। पाकिस्तान का उन्होंने जो है वो साथ दिया है। बाकी भी पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ भी जो है वो बराबरी के ताल्लुकात चाहता है और हम चाहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो हिस्सा ना बने, बल्कि हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करवाने का जो है वो पार्ट बने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, मुफाद को सामने रखते हुए जो है वो मरतब की जाती है, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो इजहार किया अपनी स्पीच में, जो आपने शुरू में सुनवाई भी। राइट, ठीक है। अब्बासी साहब, मुमकिन होगा हमारे लिए अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर बहुत बात होती रही है, हम वर्चुअल समिट में भी जो है वो नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है कि ये फोरम इस तरह नहीं था जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी एक दफा एक टीवी इंटरव्यू में एक पब्लिसिटी लेने के लिए बातें की थी, जिनके बाद में नताइज ठीक नहीं निकले। हमारी ना ये पोजीशन है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई रोल प्ले कर सके, उन्हें बिठा सकें, और पता नहीं ये इन्होंने एकदम आज एक ब्लॉक की बात की है जो हमारी समझ से अभी तक बात आया कि एकदम इन्होंने किस तरह अंदाजा कर लिया है कि वो कोई ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। हमारी चाइना के साथ बड़ा दोस्ती है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान के हर मामले में बड़ा साथ दिया है, हमारे मुश्किल वक्त में भी वो हमारे साथ खड़े। और हम ये भी नहीं चाहते कि बाकी ममालिक से भी हमारे तल्लुकात खराब हो जिस तरह अमेरिका है। ये बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं। ये तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको पता है ना कि एक दफा यहाँ कह दिया था कि मैं सऊदी अरेबिया और ईरान का जो है सलाह कराने जा रहा हूँ। फिर एक दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर कुआलालंपुर में कह दिया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे MBS के कहने पे नहीं रुकना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था। मुझे टर्की, इन्होंने टर्की को भी खफा कर दिया, मलेशिया को भी खफा कर दिया, सऊदी अरेबिया को भी खफा कर दिया। तो आप मेहरबानी करके इस तरह के मामला जो है ये बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, इस तरह पब्लिक मीटिंग्स में आकर तकरीरों में नहीं हाल होते। इनका कोई फोरम होता है जहां बात की जाती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट सर हमारी पॉलिसी
इस मौके पर बड़ी अहम होगी। कादिर भाई, आपका फाइनल कमेंट चाहिए। ये देखिए, ये अपनी ना अमेरिका का साथ देंगे बकौल इनके, ना चाइना के साथ देंगे, क्योंकि वो खुद इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, खारजा पॉलिसी इनकी फेल हो चुकी है, और ये करते करते वो मिसाल बड़ा गलत है, मैं उन्हीं के न चार नहीं दर का न उधर का, ये सी पैक को उन्हें खैरबाद कर दी है। आपके सामने की बात है, जनरल आसिम बाजवा रिजाइन कर चुका है और वो सुस्त रवि का या खत्म होने के बराबर है। अमेरिका करते करते ये डायलॉग बाजी तो बड़े जबरदस्त करते हैं कंटेनर की तरह, मगर उन्होंने जाके इस्लामाबाद के होटल, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट सारे अमेरिका के मुखबरों की अवली की है जब अफगानिस्तान से आ रहे थे। हम अड्डे नहीं देंगे, पूरे इस्लामाबाद देंगे, हम उनको कोई चीज नहीं देंगे, मगर पूरे इस्लामाबाद के होटल उनको दे दिए। इनके पास कुछ नहीं है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल। फारूक हबीब साहब और जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।